नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। काबुल में सेना के काफिले पर हमला, 37 की मौत। तालिबान ने ली जिम्मेदारी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर आतंकियों को शह देने का आरोप। पाकिस्तान ने मुंबई हमले में मांगे और सबूत। कश्मीर में महबूबा की पाक को चेतावनी। सुषमा स्वराज ने भी आतंकवाद को लेकर की कड़ी आलोचना। विश्व बैंक का ऐलान, भारत सबसे बड़ा साझेदार। अध्यक्ष जिम योंग की प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात। सामाजिक क्षेत्र में हर संभव मदद देने का वादा। उत्तर प्रदेश में बीएसपी को एक और झटका। महासचिव और पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी का इस्तीफा। मायावती पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। दूसरे राज्यों के संसदीय सचिवों के खिलाफ आम आदमी पार्टी का मोर्चा। चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। बीजेपी का गुमराह करने का आरोप। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत में सौर ऊर्जा के लिए विश्व बैंक $1 अरब की मदद देगा। सौर ऊर्जा के लिए यह किसी भी देश को सबसे बड़ा कर्ज है। विश्व बैंक ने भारत को एक अहम साझेदारी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम के बीच मुलाकात सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए खास रही। विश्व बैंक ने सौर ऊर्जा के लिए भारत को $1 अरब की मदद का वादा किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में ये समझौता हुआ। विश्व बैंक ने 121 देशों के गठबंधन सोलर अलायंस के साथ भी करार किया है। इसका मकसद साल 2030 तक $10,000 करोड़ का निवेश जुटाना है। India continues to be one of our absolutely most important partners. Our goals are to end extreme poverty in the world and boost shared prosperity. And India's success over the last 2 years is one of the true bright spots. भारत और विश्व बैंक के बीच $60 करोड़ से अधिक के रूफटॉप सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए भी समझौता हुआ। इससे 400 मेगावाट सौर ऊर्जा बनाने में मदद मिलेगी। कुछ इनोवेटिव फाइनेंसिंग, नए प्रकार के फाइनेंस के मॉडल्स पे भी चर्चा हुई, जिससे वर्ल्ड बैंक की सहायता से हम अपने नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यक्रम को और गति दे सकें। कारोबार में सहूलियत के लिए भी विश्व बैंक ने भारत की कोशिशों की सराहना की। इस मामले में भारत विकासशील देशों में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। India also has a keen interest with the kind of improvements taking place in India. With regard to the ease of business ranking, we've made out we've given our viewpoint to the World Bank. Their teams will separately be coming to India to assess the progress which we made in this regard. प्रधानमंत्री ने भारत के विकास में विश्व बैंक के योगदान की सराहना की। विश्व बैंक स्मार्ट सिटी, कौशल विकास, स्वच्छ भारत और ऊर्जा क्षेत्र में भारत की मदद कर रहा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इकोनॉमिक टाइम्स के वरिष्ठ संपादक हिमांशु वत्स हैं। हिमांशु, स्वागत है आपका। हिमांशु, विश्व बैंक की ओर से ये जो सबसे बड़ा करार कहा जा रहा है $1 अरब का सौर ऊर्जा को लेकर, क्योंकि भारत लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा था और अब विश्व बैंक के साथ अगर ये करार होता है तो कैसे देखते हैं आप एनर्जी सेक्टर में से? ये इंडिया के रिन्यूएबल्स एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा कदम है और साथ साथ ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है कि इंडिया का जो सोलर एनर्जी प्रोग्राम है वो एक बहुत ही ऑप्टिमम बढ़िया प्रोग्राम है जिसको सपोर्ट करना चाहिए। और इंडिया की ये डिमांड रही है, जैसे पेरिस में क्लाइमेट टॉक्स चल रहे थे, उसमें भी इंडिया की डिमांड है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो चाहते हैं कि डेवलपिंग वर्ल्ड में फैक्ट्रीज़ ज़्यादा एमिशन ना करें, गाड़ियों के एमिशन ना हो, तो इंडिया की ये डिमांड रही है कि अगर आप ये चाहते हैं तो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो उस दिशा में भी एक अच्छा कदम है कि वर्ल्ड बैंक $1 बिलियन, जो काफ़ी अच्छी रकम है, बड़ी रकम तो है, लेकिन जहाँ तक इंडिया का अगर पूरा प्रोग्राम रिन्यूएबल का देखा जाए उस हिसाब से इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि वो शायद 6 लाख करोड़ का और कहा जा रहा है क्योंकि सोलर पावर की जो बात है अभी उस तरह की डिमांड, यानी कि अगर मैं इक्विपमेंट के लिहाज से कहूँ, जो प्रैक्टिकल आम आदमी के लिहाज से है, रेट काफ़ी ज़्यादा अप हैं, क्योंकि उस तरह की सप्लाई डिमांड के लिहाज से नहीं है, डिमांड भी उतनी जनरेट नहीं है। इस तरह के निवेश के साथ जब बड़ा एक निवेश वर्ल्ड बैंक की ओर से आता है
तो आपको क्या लगता है कि कुछ चेंज हुआ होगा इस सेक्टर में? देखिए, जहाँ तक सोलर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस का सवाल है, वो ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। एक टाइम था जब 15-16 रुपये के आसपास होता था, और वो 7-8 साल पहले ही, बहुत पहले नहीं। और जो अभी लेटेस्ट टेंडर्स जा रहे हैं वो 4 रुपये 40 पैसे प्रति यूनिट जा रहे हैं। तो अगर आप एक नया कोल प्लांट लगाते हैं तो उससे भी ऐसा ही टैरिफ आएगा। लेकिन उसमें डिफरेंस है, क्योंकि सोलर रात को नहीं चलेगा, सिर्फ दिन में चलेगा, और जहाँ पे सनलाइट अच्छी है वहीं पे चलेगा। तो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन टैरिफ काफ़ी घट गए हैं, और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे रिसेंटली खबर आई थी कि दुबई में, मिडल ईस्ट में, जहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भी बन सकता है। तो जिस दिशा में टेक्नोलॉजी चल रही है, और इंडिया का जो बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, जब ये लॉन्च हुआ था तो दुनिया भर में लोग बोल रहे थे कि इंडिया ने क्या बोल दिया, तो कर ही नहीं सकते कि 1 लाख मेगावाट सोलर करेंगे। क्योंकि आज के दिन इंडिया की टोटल हर एक सोर्स से न्यूक्लियर, हाइड्रो, थर्मल मिला के करीब 3 लाख मेगावाट है, और अभी करीब 30% उसका रिन्यूएबल है, और जिसको 40% तक ले जाने का टारगेट है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, ग्लोबल रिकॉग्निशन इससे मिलती है, फाइनेंसेस आते हैं, और इंडिया का ये एफर्ट है कि अगर इतना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी आपको जनरेट करना है तो ये सब्सिडी और गिव अवे से नहीं हो सकता। वो पहले हो सकता था जब आपको 400-500 मेगावाट करना है और लोगों को दिखाना है भाई हमारे पास विंडमिल भी है, सोलर भी है। लेकिन इस स्केल पे जा रहे हैं, जब आपका कंट्री का ओवरऑल एनर्जी मैट्रिक्स चेंज होता है तो उस पर आप फिर सब्सिडी मॉडल ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं, उसमें आपको इनोवेटिव फाइनेंसिंग चाहिए। तो उस लिहाज से वर्ल्ड बैंक की जो फंडिंग है, जो जनरली सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट पे होती है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। और वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि भारत एक अहम साझेदार है, क्या मायने हैं अर्थ जगत के लिहाज से? इसके 2 पहलू हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक चाहता है सपोर्ट करना जहाँ पे गरीबी हो, जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, और दूसरा वो ऐसी जगह सपोर्ट करना चाहता है जहाँ जो पैसे डालें उसको वापस भी मिले, सिक्योर मार्केट। हाँ, एक मतलब सिक्योर है कि इंडिया में उनको इतना पता है अगर जो लोन देंगे वो पैसा वापस होगा। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 1000% इन्फ्लेशन है, जहाँ पे फिस्कल सिचुएशन एकदम ख़राब है, वहाँ आप लोन देंगे तो आपको पता नहीं क्या वापस मिलेगा। तो इंडिया में आपको डेवलपमेंट का भी स्कोप है, और इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस ऑल्सो। और प्लस इंडिया की जो ग्रोथ है, जो प्रॉस्पेक्ट हैं, आप ओवरऑल ग्लोबल इकॉनमी देखिए तो एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ है, और मेजर ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस के बाद भी जो फिस्कल टारगेट्स हैं इंडिया मीट कर रही है। तो कोई भी बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, मल्टीलैटरल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हो, उसके लिए एक इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और ऑल्सो इंडिया की अगर आप पॉपुलेशन देखें इन अ ग्लोबल स्केल, इट इज़ अ गुड परसेंटेज। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल स्केल पे गरीबी कम करना चाहती हैं, डेवलपमेंट करना चाहती हैं, उसके लिए इंडिया अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या वर्ल्ड बैंक जब किसी एक देश के बारे में इस तरह से कहता है, यानी कि मैं कहूँगी कि एक सर्टिफिकेशन का काम होता है वर्ल्ड बैंक की ओर से, इस तरह का बयान, उसका इम्पैक्ट जो दूसरे निवेशक हैं, बड़े निवेशक, क्या उन पर बहुत पॉजिटिव दिखता है और उससे नए रास्ते खुलते हैं? बिल्कुल दिखता है, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो एक न्यूट्रल आदमी हैं, उनसे कहलवाया नहीं जा सकता कि यार ज़रा अच्छा बोल देना इंडिया के लिए। तो वैसे व्यक्ति जिनकी नेशनलिटी कोई और है, और वर्ल्ड बैंक कोई इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनका ऑफिस है इंडिया में लेकिन ग्लोबली हेडक्वार्टर नहीं है, जब ऐसे इंस्टीट्यूशन का टॉप आदमी बोलता है तो लोग सुनते हैं। पर्टिकुलरली आज के एनवायरनमेंट में जब EU और ब्रिटेन में उथल चल रही है, हाँ काफ़ी कुछ चल रहा है, बीच में काफ़ी रिसेशन की बातें हो रही थी, काफ़ी कुछ हो रहा था। तो ऐसे ग्लोबल माहौल में जब एक इतना रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन का हेड कुछ बोलता है तो बाकी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि उन्होंने बोला है कि देखिए अभी ब्रिटेन की कुछ एजेंसी ने रेटिंग 2 नॉच कम कर दी है, तो उसका कंपैरिजन देखिए इंडिया का ठीक ठाक चल रहा है, आउटलुक पॉजिटिव है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। और यह थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बाजार 24 घंटे रहेंगे गुलजार।
व्यापार और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर, लेकिन सुरक्षा बना बड़ा सवाल। देखिए देश देशांतर मॉडल कानून रात 8:30 बजे। अफगानिस्तान के काबुल में हुए आतंकी हमले में 37 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमला पुलिसकर्मियों के काफिले पर किया गया, इसकी जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। इस बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर एक बार फिर आतंकियों को शह देने का आरोप लगाया है। राजधानी काबुल गुरुवार को भीषण आतंकी हमले से एक बार फिर दहल उठी। इस बार आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बलों का काफिला था। हमला उस वक्त किया गया जब जवानों को लेकर बसों का काफिला वर्दाक प्रांत से काबुल की ओर जा रहा था। आत्मघाती हमलावरों ने धमाका कर खुद को उड़ा लिया। इंफिजार खफीफ सूरत गिरफ्त। आज खाना बीरून बरामदम। इंफिजार 10 सानिया बाद इंफिजार बादी सूरत गिरफ्त। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। वास्ते इंटरनेशनल पुलिस हस्ता हमले इंतहारी मुतरबम सरश सूरत गिरफ्ता। तलफات داریم ام شهید ام زخمی چون دفعتاً واقع است ما ارقامش که گرفتیم پس خدمتتان میگوییم। हाल ही में 20 जून को काबुल में आतंकियों ने एक बस पर हमला कर 14 लोगों की हत्या कर दी थी। इस बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर IS आतंकवादियों को वित्तीय और सामरिक मदद देने का आरोप लगाया था। अफगानिस्तान के सुरक्षा सलाहकार हनीफ अतमार ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा है कि अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादियों को पड़ोसी देश से मदद मिल रही है। हनीफ ने बताया कि पिछले दिनों IS के 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे। इन्हें ट्रेनिंग और हथियार पड़ोसी देश ने मुहैया कराए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई आतंकी हमले मामले में पाकिस्तान की ओर से और सबूत मांगे जाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद पर पनाह देना उसे महंगा पड़ सकता है। उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में आतंकवाद के खात्मे पर जोर दिया। We also need to work and fight together to eliminate international terrorism. This should be done without any differentiation of a good or bad terrorist. A terrorist is a terrorist and is someone who is acting against humanity as a whole. Those countries which sponsor and harbor terrorists should be made to pay a price. दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स यूथ सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए इसके खात्मे पर जोर दिया। उन्होंने अच्छे और बुरे आतंकवाद में फर्क किए बगैर कार्रवाई की बात कही। विदेश मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान ने मुंबई हमले को लेकर भारत से और सबूत की मांग की है। पाकिस्तान ने मुंबई मामले के ट्रायल को जल्द पूरा करने के लिए सबूत मांगे हैं। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की मांग पर कड़ी आपत्ति जताई है। 26/11 की साजिश बंबई में हुई, उसको अंजाम बंबई में दिया गया, लेकिन साजिश करता तो पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान ने सबूत ढूंढने थे। भारत की तरफ से सबूत मांगना इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी समेत 7 आरोपी हैं। मुंबई आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमले का मुद्दा आज विधानसभा में गूंजा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो ऐसी हरकतों से बाज आए। इस बीच पुलवामा में आज एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर गुरुवार को विधानसभा में गतिरोध जारी रहा। विधायकों ने बढ़ती आतंकी घटनाओं पर चिंता जताते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे हिंसा से बाज आने की नसीहत दी। हमारे मुल्क को भी अगर तरक्की करनी है तो ये गोलियों की बुछाड़ नहीं चलेगी एक दूसरे के ऊपर, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर हो चाहे वो डायरेक्ट वॉर हो, ये नहीं चलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री के जवाब से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से वॉकआउट किया।
वहीं गुरुवार को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले शनिवार को पंपोर में आतंकियों ने एक बड़ा हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। गृह मंत्रालय ने जहां बढ़ती आतंकी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं, वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को घाटी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी महासचिव और पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आर.के. चौधरी ने बीएसपी प्रमुख पर कई संगीन आरोप लगाए हैं, जिसमें टिकट बेचने का आरोप भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बहुजन समाज पार्टी को एक और झटका है। इससे पहले विपक्ष के नेता और पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। उन महापुरुषों की विचारधारा किनारे हो गई और बहुजन समाज पार्टी में बड़े बड़े धनाढ्य पैसा वाले घुस गए। निश्चित तौर पे सुश्री मायावती के नेतृत्व में अब बहुजन समाज पार्टी के सामाजिक आंदोलन का काफिला कारवां आगे बढ़ने वाला नहीं है। विवश होके हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया है और मैंने पहले भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन नहीं रह गया, बल्कि सुश्री मायावती जी का अपना निजी रियल एस्टेट कंपनी बनके रह गया। मध्य प्रदेश में तीसरी बार सत्ता संभालने के 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भोपाल में राजभवन में राज्यपाल रामनरेश यादव ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसमें 6 नए चेहरे हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों को शामिल किया गया, जिनमें 4 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हैं। जयभान सिंह पवैया, अर्चना चिटनेस, रुस्तम सिंह और ओम प्रकाश ध्रुवे को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। राज्य मंत्री के तौर पर ललिता यादव, हर्ष सिंह, विश्वास सारंग, संजय पाठक और सूर्य प्रकाश मीणा को जगह मिली। वहीं सरताज सिंह और बाबूलाल गौर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मुझसे ये कहा गया कि आप वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी आपसे आशा रखती है कि आप इस्तीफा दे दें। मैंने इस्तीफा दे दिया, कोई नाराजगी। वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने अच्छी मेहनत से काम किया, बेहतर सेवा की और पार्टी के आदेश को मानते हुए श्री बाबूलाल गौर जी ने और श्रीमान सरताज सिंह जी ने मेरे पास इस्तीफे भेज दिए हैं। वो इस्तीफे स्वीकृत करने के लिए मैंने महामहिम राज्यपाल जी को भेज दिए। दिल्ली में 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला अब विवाद बढ़ने पर आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में ऐसी नियुक्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। पार्टी नेताओं ने आज चुनाव आयोग से शिकायत कर दूसरे राज्यों में संसदीय सचिव बनाने और उन्हें मिल रही सुविधाओं के खिलाफ शिकायत की। वहीं संसदीय सचिव मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। दूसरे राज्यों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में आम आदमी पार्टी गुरुवार को चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंची। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब समेत 11 राज्यों में संसदीय सचिवों को बंगला, गाड़ी, वेतन समेत कई सुविधाएं मिली हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग को इन पर कार्रवाई करने की मांग की। राज्यों में जो ये संसदीय सचिव और मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए हैं, जिनके ऊपर राज्य सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, जिसकी आरटीआई भी आ चुकी है, उनकी सदस्यता आप कैंसिल कीजिए, ऐसा अनुरोध हम लोगों ने इलेक्शन भारत के निर्वाचन आयोग में किया। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के रवैये पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग को गुमराह करने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी चाहती है ये प्रक्रिया लंबी हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में ये सब आते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने 24 जून को दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी थी और संसदीय सचिव बनाने के मामले में 11 सवाल पूछे हैं। इसमें नियुक्ति, उन्हें मिल रही सुविधाओं, ऑफिस और उनके काम के बारे में सवाल शामिल हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने 21 सदस्यीय सचिवों को 14 जुलाई को सुनवाई के लिए बुलाया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को मार्च 2015 में संसदीय सचिव बनाया गया था, लेकिन इससे जुड़े कानून में संशोधन जून 2015 में किया गया, लेकिन राष्ट्रपति ने संसदीय सचिवों से जुड़े बिल को वापस कर दिया था। इसके बाद लाभ के पद के आरोप में 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों को तीसरे जेंडर से अलग बताया है। मुख्यधारा से जोड़ने के मकसद से कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ट्रांसजेंडरों को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी थी। साथ ही केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय को रिजर्वेशन देने का निर्देश दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कोर्ट से LGBT मामले में स्थिति स्पष्ट करने की अपील की थी। केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि पिछले आदेश में ही सब कुछ साफ हो गया था और अब तक सरकार की तरफ से ट्रांसजेंडरों को उनके अधिकार मिल जाने चाहिए थे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को जल्द कदम उठाने के लिए भी कहा है। ब्याज दरें तय करने के लिए मौद्रिक नीति समिति पर काम जारी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के बाद RBI के गवर्नर रघुराम राजन ने इसका ऐलान किया। उन्होंने संसदीय समिति के सामने गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाने की भी वकालत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने गुरुवार को वित्त मंत्री से मुलाकात की। बैठक में मौद्रिक नीति समिति पर चर्चा हुई। I think we are putting out the structure of the MPC. Let's see how far it gets. दरअसल अब तक मौद्रिक नीति यानी ब्याज दरें तय करने का काम रिजर्व बैंक करता है। अब ये काम 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति बहुमत से करेगी। इसके लिए RBI कानून में बदलाव हो चुका है। 6 सदस्यों में 3 रिजर्व बैंक से होंगे, इनमें गवर्नर भी शामिल हैं। वहीं 3 लोगों का चयन एक सरकारी समिति करेगी, जिसमें गवर्नर भी होंगे। राजन ने RBI गवर्नर के 3 साल के कार्यकाल को बढ़ाने की भी मांग की है। गुरुवार को संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति के सामने उन्होंने 3 साल के कार्यकाल को कम बताया। PTI के मुताबिक उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया, जहां गवर्नर का कार्यकाल 4 साल का होता है। राजन ने अर्थव्यवस्था की ताज़ा स्थिति, आर्थिक सुधारों और डूबते कर्ज की समस्या से भी समिति को अवगत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार पूरे देश को एक बाजार बनाना चाहती है और कामकाज में लैंगिक भेदभाव को भी खत्म करना चाहती है, और इसीलिए बुधवार को लिए गए फैसले में शॉपिंग मॉल, दुकानों और सिनेमाघरों को 365 दिन खुले रहने की मंजूरी दी गई। लेकिन इसे लागू करने की कई तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, जिसने कामगारों और व्यापारियों की चिंताएं बढ़ा दी। सरकार ने कारोबारियों को उनकी सहूलियत के हिसाब से कामकाज करने की मंजूरी तो दी है, लेकिन इस योजना को अमली जामा पहनाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। लोग इस व्यवस्था पर संदेह भी जता रहे हैं। ग्राहकों की संख्या के साथ साथ महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठ रहा है। आज की डेट में यार हर इंसान बिजी है, लोग सर्विस में लगे हुए हैं, तो दे फील फ्रीडम। उनको एक फ्रीडम है कि वो नाइट में चाहे तो नाइट में जा सकते हैं, दिन में चाहे तो दिन में जा सकते हैं। फीमेल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय सिक्योरिटी, उनके लिए कन्वीनियंस का तरीका क्या होगा, ये सब चीज़ें। सो दे हैव टू लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। शॉपिंग की इस आज़ादी का मकसद हर साल 15% की दर से बढ़ने वाले 40 लाख करोड़ रुपए के बाजार को मुकाबले में बनाए रखना है, क्योंकि लोगों में ऑनलाइन खरीदारी का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने देश भर के छोटे बड़े दुकानदारों, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट मालिकों की परेशानी बढ़ा दी है। आपकी इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी, रेस्टोरेंट, शॉप्स, मॉल्स दिन बर दिन खुले रहेंगे और रातों रात खुले रहेंगे और इससे बिजनेस बहुत बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सरकार, कंपनियों और ग्राहक तीनों का ही फायदा होगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करेगा। ये एक मॉडल बिल बनाया जाएगा और क्योंकि ये राज्यों का विषय है तो राज्यों को भेजा जाएगा। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े। सरकार इस कानून को फायदे का सौदा भले ही मानकर चल रही हो, लेकिन इस कानून के लचीलेपन के चलते इसकी एक रूपता शायद ही नजर आए। मसलन ये बिल राज्यों को लागू करना है और इसकी सूरत कैसी होगी, ये फैसला भी राज्य सरकारें ही करेंगी। रात में काम करने वाली महिलाओं की चिंता उन्हें फैसला लेने में हिचकिचाहट भी पैदा करेंगी। अगर ये कानून अमल में आता है तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा और कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। कैमरा पर्सन सुदीप्तो के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। स्विस बैंकों में भारतीयों का धन लगातार दूसरे साल घटा है। साल 2015 में भारतीयों की जमा रकम 1/3 घटकर 8,392 करोड़ रुपए रह गई। स्विस नेशनल बैंक के आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई। इन बैंकों में गोपनीयता घटने के बाद जमा रकम में गिरावट आई है। साल 2006 के बाद इसमें गिरावट लगातार आ रही है।
तब यहाँ पर भारतीयों के 23,000 करोड़ रुपए जमा थे। हालांकि 2011 और 13 में जमा राशि में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 2011 में इसमें 12% और 2013 में 42% की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। यूरोपीय यूनियन के साफ किया कि वो ब्रिटेन के संगठन से अलगाव के लिए तैयार है और ब्रिटेन की पेशकश के बाद अलग होने की 2 साल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच अमेरिका ने भी ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता जाहिर की। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन से अपील की है कि वो संगठन से अलग होने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाएं। उन्होंने कहा कि ब्रेक्सिट के चलते ब्रिटेन और यूरोप में निवेश पर असर होगा। साथ ही उम्मीद जताई कि यूरोपीय यूनियन बेहतर योजना के साथ आगे बढ़ेगा। Despite some of the initial reactions, I am confident that the process can be managed in a prudent, orderly way. I expect that our friends on both sides of the channel will develop a workable plan for how to move forward. उधर बुधवार को ब्रसेल्स में ब्रिटेन के बगैर यूरोपीय यूनियन के नेताओं की बैठक हुई। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा कि मुक्त आवाजाही पर संगठन के नियमों को स्वीकार किए बगैर एकल बाजार में ब्रिटेन की पहुंच नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन से औपचारिक आवेदन के बाद अलग होने की 2 साल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। Europe is ready to start the divorce process even today, without any enthusiasm, as you can imagine. This is not the scenario we were dreaming about. उधर ब्रिटेन की गृह मंत्री थेरेसा प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गई हैं। उन्होंने ब्रेक्सिट के नतीजों का सम्मान करने का वादा किया है। Brexit means Brexit. The campaign was fought, the vote was held, turnout was high, and the public gave their verdict. There must be no attempts to remain inside the EU, no attempts to rejoin it through the back door, and no second referendum. ब्रिटेन के न्याय मंत्री माइकल गोव भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। वहीं लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन ने अपने को इससे अलग करने का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ब्रेक्सिट के नतीजों के बाद पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी और अहम खबरों के साथ। नमस्कार। भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इजरायल के साथ मिलकर तैयार की गई इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट के पास किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। रामजस कॉलेज ने बीकॉम ऑनर्स के लिए 99.25 और बीकॉम के लिए 98.75%, जबकि इसी कॉलेज ने इकोनॉमिक्स ऑनर के लिए 98.5 की कट ऑफ जारी। सुप्रीम कोर्ट ने टीएनडी फ्लाईवे पर टोल टैक्स पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले में निर्देश दिया कि वो इस याचिका पर 3 महीने में फैसला करे। 6 साल पहले अगवा कर बांग्लादेश ले जाए गए सोनू को भारत सरकार स्वदेश वापस ले आई है। सोनू ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। 2010 में बांग्लादेश में रहने वाली महिला सोनू को दिल्ली के सीमापुरी इलाके से अगवा कर ले गई। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में स्थित एक मेडिकल स्टोर में आज सुबह आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन माना जा रहा है कि स्टोर में रखे सिलेंडर में विस्फोट के चलते आग। तीशा हत्याकांड मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट ने आरोपी आमिरुल इस्लाम को 13 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है। एर्नाकुलम जिले के पेरम्बदूर में कानून की छात्रा दीशा की हत्या कर दी गई थी। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष सौम्या गुर्जर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें और आयोग के सदस्य को समन जारी किया था। राजस्थान महिला आयोग की टीम ने दुष्कर्म पीड़िता के साथ सेल्फी खिंचवाई थी। अभिनेता सलमान खान को रेप मामले में दिए विवादित बयान के लिए दूसरा समन जारी किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें 8 जुलाई को पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। बीसीसीआई ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। अपनी रिपोर्ट में लोढ़ा समिति ने क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं।
इस्तांबुल धमाकों की जांच कर रही तुर्की पुलिस ने 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध रूस, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से हैं। बुधवार को इस्तांबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती बम धमाकों में 41 लोगों की मौत हो गई थी।